हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आपके अपने चैनल सपना स्टडी जोन पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप सीटेट 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आगामी परीक्षा में, क्योंकि आज की वीडियो के माध्यम से हम सीडीपी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से हम उसे डिस्कस करेंगे। आज हम कुछ 10 प्रश्नों को हल करेंगे और आज जिन प्रश्नों को हम हल करेंगे वो संबंधित है चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, यानी बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा से आज के जो हमारे प्रश्न हैं वो संबंधित है। ये जो टॉपिक है चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ये आपके सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है। यानी कि ये जो टॉपिक है ये सीटेट पेपर 1 में भी पूछा जाता है एंड सीटेट पेपर 2 के लिए भी ये समान रूप से उपयोगी है। तो अंत तक हमारे साथ वीडियो में बने रहेंगे। वीडियो आपको पसंद आएगा, आपको हेल्पफुल लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को। तो प्रश्नों को बहुत ध्यान से देखेंगे क्योंकि एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी एक एक प्रश्न है। तो देखेंगे आज का पहला प्रश्न हमारा क्या है। पहला प्रश्न आपके सामने है, एक बाल केंद्रित शिक्षा में। भाई, एक बाल केंद्रित शिक्षा में नीचे दी गई हैं कुछ विशेषताएं, इनमें से एक आपको सिलेक्ट करनी है। तो देखते हैं ऑप्शन हमारे पास क्या है। विद्यार्थी के स्व अधिगम में अधिक भूमिका नहीं होती है। विद्यार्थी ज्ञान का सक्रिय निर्माता होता है। विद्यार्थी को खाली स्लेट के रूप में देखा जाता है, या विद्यार्थी निष्क्रियता पूर्वक शिक्षकों का अनुकरण करते हुए उनका अनुसरण करते हैं। तो भाई क्या होता है बाल केंद्रित शिक्षा है क्या? बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे को केंद्र में रख के जितनी भी एक्टिविटी होती है, जितना भी जो भी एक्टिविटी होती है, जो भी पाठ्यक्रम है, करिकुलम है, वो सब बच्चे को केंद्र में रख के होता है। ठीक है, तो बच्चे को यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो बाल केंद्रित शिक्षा की जो मुख्य विशेषता है, जो माना जाता है, वो ये है कि विद्यार्थी ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न कुछ स्टेटमेंट में है, तो ध्यान से देखेंगे क्योंकि अब इस तरीके के प्रश्न आपसे बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड पर होता है, तो इस तरीके के प्रश्न बहुत बनते हैं। आपको ये जो प्रश्न है ये हर पार्ट में, लाइक सीडीपी में, हिंदी में, इंग्लिश में, ईवीएस में, है ना, इस सभी में आपको ये देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ऐसे प्रश्नों की आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो देखते हैं आज का ये जो प्रश्न है ये क्या है। दूसरा प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पे आपको दो कथन दिए हैं। तो कथन ए क्या कहता है? कथन ए कहता है कि शिक्षक को छात्रों के दैनिक जीवन के अनुभवों के साथ पढ़ाई जाने वाली सामग्री को जोड़ना चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने है। बच्चे जीवन के बहुमूल्य अनुभवों के साथ विद्यालय आते हैं जिन पर शिक्षकों को ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो भाई पहले आप कथन समझ लीजिए कि कथन कहना क्या चाहते हैं, क्या पूछ रहे हैं। तो पहला कथन है कि शिक्षक छात्रों के दैनिक जीवन के अनुभवों के साथ पढ़ाई जाने वाली सामग्री को जोड़ना चाहिए, कि जो चीज़ें हम हमारे साथ दैनिक जीवन में होती हैं, रोज रोज होती हैं, तो शिक्षकों को चाहिए कि उन चीज़ों को बच्चों की पढ़ाई के साथ कनेक्ट करें। तो भाई बिल्कुल सही बात है ना। जब हम ऐसी चीज़ों के साथ पढ़ेंगे जो हमारी दैनिक जीवन में जो घटनाएं होती हैं, जो चीज़ें हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, इन सब चीज़ों के माध्यम से जब हमें पढ़ाया जाएगा, इन सब चीज़ों को हमारे जो अनुभव है इन्हें हमारी शिक्षा से जोड़ के जब पढ़ाया जाएगा तो बच्चे जो है ज़्यादा बेहतर तरीके से उस चीज़ को सीख पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका कथन ए था। कथन बी आपके सामने क्या है कि बच्चे जीवन के बहुमूल्य अनुभवों के साथ विद्यालय आते हैं जिस पर शिक्षकों को ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो बिल्कुल सही बात है भाई, एक छोटा सा बच्चा भी जब स्कूल आता है तो उसके पास भी थोड़े बहुत अपने अनुभव होते हैं, तो शिक्षक को इस सब पे ध्यान देना चाहिए। तो भाई बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। दोनों ही कथन हमारे सामने सही है। एक बार इनके जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं। ऑप्शन ए आपके सामने है। दोनों ए और आर सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। तो भाई दोनों स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है।
एट आर ए की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल करेक्ट, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, यहाँ पे पहले में बताया गया है कि शिक्षक को कैसे पढ़ाना चाहिए, दैनिक जीवन के अनुभवों को पढ़ाई की सामग्री से जोड़ के पढ़ाना चाहिए। और दूसरा है कि भाई बच्चे जब स्कूल आते हैं तो अपने साथ उनके थोड़े बहुत जैसे भी अनुभव हैं, छोटे मोटे टूटे फूटे जैसे भी अनुभव होते हैं, बच्चों के कुछ ना कुछ बच्चों का एक्सपीरियंस होता ही होता है, तो शिक्षक को उस तरफ ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो दोनों ही सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रगतिशील शिक्षा के संबंध में कौन सा कथन सही है। भाई प्रोग्रेसिव एजुकेशन के लिए यहाँ पे कुछ कथन दिए हैं, आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा कथन सही है। यह पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर करता है क्योंकि वह ज्ञान के एकमात्र वैध स्रोत है। ऐसा है तो बिल्कुल भी नहीं भाई, सिर्फ किताबों पे कोई भी जो शिक्षा है, खास करके जो प्रगतिशील शिक्षा है, वो सिर्फ पुस्तकों पे तो निर्भर नहीं कर सकती है, तो पहला तो वैसे ही गलत हो जाएगा। यह करके सीखने की प्रक्रिया है, तो बिल्कुल सही बात है भाई, प्रगतिशील शिक्षा क्या है, करके सीखने की प्रक्रिया है। बच्चे जब तक करेंगे नहीं तब तक वो सीखेंगे नहीं। अगला है, यह सूत्र अधिकरण के सिद्धांत पर आधारित है, गलत, और ये सभी तो फिर हो ही नहीं सकता, तो ये करके सीखने की प्रक्रिया है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4, प्रगतिशील कक्षा के वातावरण में निम्नलिखित में कौन सा दृष्टिकोण नहीं होगा। भाई यहाँ पे आपको नहीं का ध्यान रखना है, नहीं पूछा है कि प्रगतिशील शिक्षा में के कक्षा के वातावरण में कौन सा यहाँ पे पॉइंट नहीं होगा। निर्णय में बच्चों की भागीदारी, भय मुक्त शिक्षण वातावरण का निर्माण, शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत अंतर का आकलन, या शिक्षक द्वारा बाहरी अनुशासन बनाए रखना। तो भाई यहाँ पे नहीं पूछा है, ध्यान देंगे आप, तो ये सब ठीक है, ए बी सी तीनों सही है। भाई ये चीज़ें प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत जो कक्षा होती है उसमें होनी ज़रूरी है। भाई निर्णयन में भागीदारी भी होनी चाहिए बच्चों की, भय मुक्त कक्षा का वातावरण भी होना चाहिए। भाई जब तक बच्चे के मन से डर नहीं निकलेगा तब तक वो सीखेंगे कैसे, है ना। शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत अंतर का आकलन भी होना चाहिए। सिर्फ जो डी ऑप्शन है ये नहीं होना चाहिए, और हमसे नहीं पूछा है तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भाई शिक्षक द्वारा बाहरी अनुशासन बनाए रखना, भाई बाहरी अनुशासन बनाए रखने से कुछ नहीं होता है, बच्चे नहीं सीखते हैं, ना ही बच्चों के अंदर मोटिवेशन आता है, ना ही डिसिप्लिन आता है। तो बाहरी अनुशासन बनाए रखना ये प्रगतिशील शिक्षा के वातावरण में सम्मिलित इसको नहीं किया गया है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमसे नहीं पूछा है तो डी क्या है, ये इसमें सम्मिलित नहीं है, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। भाई अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत बार आपसे पूछा भी जाता है परीक्षा में। भाई किंडरगार्टन का नाम आपने सुना ही होगा। तो किंडरगार्टन की अवधारणा किसने बनाई थी। भाई किसने बनाई थी, जॉन डेवी ने बनाई थी, रूसो ने बनाई थी, लोके ने बनाई थी, या फ्रोबेल ने बनाई थी। तो भाई किंडरगार्टन की अवधारणा बनाने वाले थे फ्रोबेल। ठीक है, तो फ्रोबेल आप याद रखेंगे, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने है कि निम्न में से कौन डीवी स्कूल के अनुसार सही है। भाई जॉन डीवी है ना, जो प्रगतिशील शिक्षा से संबंधित है, तो इनके स्कूल के अनुसार कौन सा यहाँ पे सही ऑप्शन है। स्कूल लोकतांत्रिक होना चाहिए, भाई बिल्कुल लोकतांत्रिक होना चाहिए। स्कूल और सामाजिक जीवन में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है ना। स्कूल और जो सामाजिक जीवन है उसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए जॉन डीवी के अनुसार। स्कूलों को शिक्षार्थी के आर्थिक जीवन को सशक्त बनाने के लिए व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भाई जॉन डीवी के स्कूल के अनुसार ये सभी बातें सही हैं। स्कूल लोकतांत्रिक भी होना चाहिए, सामाजिक जीवन और विद्यालय जीवन में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, और बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि सभी यहाँ पे सही ऑप्शन है बिल्कुल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, भाई इनमें से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का प्रकार नहीं है। मॉन्टेसरी, पारंपरिक, मानवतावादी या रचनावादी। भाई पारंपरिक जो है ये प्रगतिशील शिक्षा का प्रकार नहीं है, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न संख्या 8। तो 8वां प्रश्न क्या कहता है भाई? 8वां प्रश्न कहता है बच्चों के अनुभवों और उनकी राय को प्रधानता देना, यह कथन किस प्रकार के शिक्षण से संबंधित है? भाई बच्चों के जो एक्सपीरियंस है, उनको जो अनुभव है ना, उसे प्रधानता देना यानी उसे सुनना समझना है ना, इस तरफ ध्यान देना, ये किस शिक्षण से संबंधित है? शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र से, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र से, कक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र से, या फिर ये सभी? तो भाई जैसा कि आपको पता है कि हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में हम आज प्रश्न उत्तरों को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र के से, यानी कि बच्चे के जो अनुभव हैं और उसकी राय को प्राधान्यता देना, ये किससे संबंधित है? तो ये बाल केंद्रित शिक्षा से संबंधित है। बच्चे को सेंटर में रखा जाता है, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो बच्चे को सेंटर में रख के ही होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र आपका सही ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 आपके सामने है, निम्न में से कौन सा केंद्रीय शिक्षा के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो बताएंगे भाई कौन सा है इनमें से जो बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? भाई बाल मनोविज्ञान की समझ तो भाई ये तो होनी चाहिए। अच्छा यहाँ पे एक ध्यान देंगे, यहाँ पे नहीं पूछा है हमसे, ठीक है। तो बाल मनोविज्ञान की समझ तो भाई होनी चाहिए, बट जहाँ पे हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात कर रहे हैं वहाँ पे तो बाल मनोविज्ञान की समझ होना टीचर को ज़रूरी है। मूल्यांकन और परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। अनुशासन का प्रबंधन या व्यावहारिक अभिविन्यास, तो यहाँ पे नहीं पूछा है, तो भाई बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमसे नहीं पूछा है तो मूल्यांकन और परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि भाई मूल्यांकन ना किया जाए या बच्चों का परीक्षण ना किया जाए। अगर मूल्यांकन नहीं किया जाएगा तो कैसे पता चलेगा कि बच्चे कितना सीख रहे हैं या बच्चों में कहाँ पे सुधार की आवश्यकता है, ठीक है। तो मूल्यांकन और परीक्षण की आवश्यकता नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका सही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमसे नहीं पूछा है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं और देखते हैं आज के आखिरी प्रश्न को। आज का आखिरी प्रश्न आपके सामने है, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम किस प्रकार होता है? अंतःक्रिया व संवाद द्वारा होता है, शिक्षकों से अधिगमकर्ताओं द्वारा एक तरफा प्रसारण के रूप में होता है, निष्क्रिय अभिग्रहण द्वारा होता है, या केवल अधिगमकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि वह इसमें शिक्षकों की कोई भी भूमिका नहीं होती है? तो भाई एक जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम होता है वहाँ पे जो लर्निंग होती है वो कैसे होती है? तो अंतःक्रिया व संवाद द्वारा होती है। किस तरीके से होती है वहाँ पे लर्निंग? भाई जब एक दूसरे से बातचीत की जाएगी, संवाद किए जाएंगे, संवादों को सुना जाएगा, है ना। तो इस तरह से जो प्रगतिशील शिक्षा होती है, प्रगतिशील कक्षा में जो लर्निंग होती है वो अंतःक्रिया और संवाद के द्वारा होती है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण 10 प्रश्न। उम्मीद करूंगी प्रश्न आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, आपके लिए यूजफुल भी रहे होंगे। ऐसी ही जानकारी CTET से संबंधित मैं आपके लिए लाती रहूंगी। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय।